Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। आज स्टूडेंट्स हम लोग फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। टाइम सेव करने के लिए हमने कुछ एक डेफिनेशंस लिख दिए हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट न हो। आपको यहां से नोट करना बेटा, पहला टॉपिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, इसको एफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं। देन काइनेटिक फ्रिक्शन एफ सबस्क्रिप्ट के से रिप्रेजेंट करते हैं। देन लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये टॉपिक इतना आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप इसको नोट नहीं करिए, पहले हम इसको समझाते हैं। फ्रिक्शन प्रोड्यूस कहां से होता है, यानी कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, वहां से हम चलेंगे बेटा। पहले हम समझा लेते हैं इस पोर्शन में, ये हमने खाली रखा है, यहां हम समझाते हैं। फिर आप यहां से इधर से नोट करिएगा, यहां से ये पूरा, यहां से ये पूरा और यहां से ये पूरा आपका नोट्स हो गया। इसमें कुछ और चीजें रह गई हैं जो हम डिस्कस करेंगे, तो अभी आप नोट्स नहीं लिखे। अभी जो चीज हम करने जा रहे हैं, पहला टॉपिक यहाँ बोर्ड पे जो इस फ्री स्पेस में करने जा रहे हैं उसको आपको नोट करना है। ये जब फिनिश हो जाएगा और हम कह देंगे कि भाई अब आप नोट्स तैयार कर सकते हैं, फिर आप उधर से लिखना स्टार्ट करिएगा। तो फ्रिक्शन होता क्या है, डे टू डे लाइफ में आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा। अगर कोई बॉडी ग्राउंड पे पड़ा हुआ है, उसको हम पुल करना चाहते हैं या पुश करना चाहते हैं तो कुछ फोर्स लगाना पड़ता है। रीजन उसका ये है क्योंकि फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है उस बॉडी पे। ये एक रफ आइडिया दे रहे हैं। या सपोज करिए हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमने किसी बॉडी को पुश करके छोड़ दिया, सर्टेन वेलोसिटी देके छोड़ दिया, तो कुछ देर बाद वो रुक जाता है। अगेन कॉज क्या है, फ्रिक्शन। देखिए पहला चीज हमने क्या डिस्कस किया, ऐसे कोई सरफेस है, यहां पे एक ब्लॉक पड़ा है, अब हम इसको पुल करना चाहते, इधर खींच रहे भाई। एक लड़का है और इस बॉडी को इधर खींचना चाहता है, तो इधर खींचने के लिए इसको फोर्स लगाना होगा। क्यों फोर्स लगाना पड़ रहा है भाई, mg डाउनवर्ड्स लग रहा है और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स लग रहा है। तो अगर इसको पुल करने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ रहा है इधर, इसका मतलब कि कोई न कोई फोर्स इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। सिंपली एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस कैसे होता है, ये चीज हमको डिस्कस करना है। दूसरा एक केस हमने समझाया कि हम क्या करें, किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस पे किसी बॉडी को पुश करके हमने छोड़ दिया, यानी सपोज करो हमने दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे दिया, और ये सरफेस क्या है भाई, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इसको कंटिन्यूअसली मूव करना चाहिए, क्योंकि हमने एक बार फोर्स लगाया, पुश किया और ये मोशन में आ गया। अब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसको स्ट्रेट लाइन पे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स mg लग रहा होगा इस डायरेक्शन में और नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा होगा। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। यानी इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया। प्रैक्टिकली हम देखते हैं ऐसा नहीं होता है, ये यहां से मूव करते करते सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाता है, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, फ्रिक्शन। बेसिकली ये वाला काइनेटिक फ्रिक्शन है बेटा, क्योंकि मोशन में बॉडी है। और पिछला वाला केस जो पुश करने का या पुल करने का केस डिस्कस किया, वो क्या था,
स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हम F सबस्क्रिप्ट S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब ये फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप कैसे होता है, इसी को हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर उधर हम बढ़ेंगे। तो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप कैसे होता है बेटा, बेसिकली इसको हम समझने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और उस एक्सपेरिमेंट से फिर हम आगे बढ़ेंगे, उन चीजों को समझेंगे। तो एक्सपेरिमेंट क्या है, एक हॉरिजॉन्टल टेबल ले ले और यहां पे एक पुली लगा दे और इससे एक ब्लॉक हमने कनेक्ट कर दिया। इस पुली से ये जो थ्रेड है यहां पे एक पैन रख दे। पैन का मतलब क्या हो बेटा, एक कोई हल्का सा ऑब्जेक्ट रख दे, एक प्लेट कह सकते रख दे, जिसमें हम वेट रख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं भाई, वेट रख सकते हैं। तो जब हम इस पे थोड़ा सा वेट रखेंगे, हम देखेंगे बॉडी नहीं मूव करेगा। क्यों नहीं मूव कर रहा भाई, जो ही हम वेट यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे mg नीचे लगेगा और mg नीचे लगेगा तो यहाँ पे टेंशन अपवर्ड्स लगेगा। यहाँ पे इस टेंशन को हम F से रिप्रेजेंट करते बेटा, और यहाँ पे टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा जिसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि टेंशन सेम होगा। अब प्रैक्टिकली हम जानते हैं कि हम छोटा सा मास रखेंगे तो ये बॉडी मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं मूव कर रहा है, इसको एनालाइज किया जाए तो इसका मास कैपिटल M मान ले तो कैपिटल mg नीचे लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा होगा भाई, ऊपर लग रहा होगा। तो ये तीन फोर्स हमको दिख रहा है और बॉडी मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई चौथा फोर्स प्रेजेंट है, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रहा है यानी इक्विलिब्रियम में है। तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो यहाँ फोर्स F इस डायरेक्शन में लग रहा, यानी इसी के बराबर कोई फोर्स इधर लग रहा होगा। इसको हम सिंपली अभी F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ये और ये कैंसिल आउट हो रहा है, इसलिए ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है। अच्छा, जब यहाँ पे मास जीरो होगा तो यहाँ टेंशन जीरो होगा, यहाँ टेंशन जीरो होगा और ये बॉडी रेस्ट में है, इसका मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा, जीरो होगा। जैसे जैसे इस वेट को हम बढ़ाएंगे ये टेंशन F बढ़ेगा, यानी ये फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा अगर बॉडी रेस्ट में है। अब एक्सपेरिमेंटली क्या पाया गया, यानी साइंटिस्ट्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे क्या पाया गया उसको हम डिस्कस करेंगे। उन्होंने क्या किया कि एक ग्राफ ड्रॉ किया, और ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। इसी ग्राफ को डिस्कस करने के लिए ये हम पूरा का पूरा डिस्कस कर रहे हैं। तो ग्राफ ड्रॉ किया तो उन्होंने क्या पाया, जब ये वेट यहाँ पे जीरो है यानी ये कैपिटल F जीरो, यानी ये कैपिटल F जीरो, इस कैपिटल F को हम टेंशन कर रहे हैं जो कि इस बॉडी के लिए एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स को उन्होंने एक्स एक्सिस पे लिया और फ्रिक्शनल फोर्स को उन्होंने वाई एक्सिस पे लिया, स्मॉल f। अब उन्होंने ये पाया कि जब ये वेट जीरो है, ये रेस्ट में होगा यानी ये भी जीरो होगा, यानी ये भी जीरो होगा, और ये रेस्ट में होगा, एक्सपेरिमेंटली ऐसा हम जानते हैं, यानी ये भी जीरो होगा। इसका मतलब ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जीरो और कैपिटल F जीरो। अब जैसे जैसे इस M को इंक्रीज करेंगे, यहाँ वेट इंक्रीज करेगा, ये F इंक्रीज करेगा, ये F इंक्रीज करेगा तो ये F इंक्रीज करेगा, और अगर बॉडी रेस्ट में है तो इक्विलिब्रियम का कंडीशन हम लगाएं तो ये फ्रिक्शनल फोर्स इसके बराबर होना चाहिए, यानी ये इंक्रीज करेगा तो ये भी इंक्रीज करेगा, ये दोनों आपस में
बराबर होंगे जब बॉडी रेस्ट में है, यानी आपस में बराबर होंगे, तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। कितने एंगल पे बेटा? 45 डिग्री पे, क्योंकि ये और ये बराबर है, तो ये जो होगा 45 डिग्री होगा। ये ध्यान रखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, चूंकि जनरली बुक में ये दिया नहीं होता एंगल। 45 डिग्री होगा। अच्छा, इस वेट को अगर हम इंक्रीज करते जाए, भाई इस वेट को हम इंक्रीज करते जाए, आपको एक्सपेरिमेंट समझना है, तो प्रैक्टिकली हम जानते हैं यार कि कभी ना कभी तो ये बॉडी मूव कर जाएगा। यानी जैसे जैसे हम वेट शुरू में 0 रखेंगे, शुरू में वेट को बढ़ा रहे होंगे, कैपिटल एफ बढ़ रहा होगा, लेकिन बॉडी मूव नहीं करेगा। ये एक्सपेरिमेंटली हम जानते हैं, प्रैक्टिकली हम जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है, यानी ये 45 डिग्री पे ग्राफ होगा। लेकिन प्रैक्टिकली हमको ये भी पता है कि एक सर्टेन वेट पे ये मूव कर जाएगा बॉडी। सर्टेन वेट का मतलब सर्टेन एफ पे, यहाँ पे जो डेवलप हुआ उस पे बॉडी क्या हो जाएगा? मूव कर जाएगा। ये सर्टेन एफ क्या है बेटा? इसको हम मैक्सिमम फोर्स कह सकते हैं। यानी वो फोर्स बढ़ाते बढ़ाते एक लिमिट आएगा, जबकि ये बॉडी मूव कर जाएगा, और बॉडी मूव कर जाएगा तो उस केस में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ये क्या है भाई? स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी हमने क्या सीखा? जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 0 से मैक्सिमम सर्टेन वैल्यू तक बढ़ सकता है। तो ये जितने मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ सकता है उसको हम क्या कहते हैं? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है बेटा, इसको एफ सबस्क्रिप्ट LIM, एफ लिमिटिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसको कहते हैं मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। और इसी का एक और नाम है, वो क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। LIMITING, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिस पर बॉडी रेस्ट में होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा भी एक्सटर्नल फोर्स हमने बढ़ा दिया तो फ्रिक्शनल फोर्स उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता। ये प्रैक्टिकली हम जानते हैं। वो हर एक बॉडी के लिए अलग अलग होगा, हर एक सरफेस के लिए अलग अलग होगा। स्मूथ सरफेस होगा तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा सेम बॉडी के लिए कम होगा, थोड़ा रफ होगा सेम बॉडी के लिए ये लिमिटिंग फ्रिक्शन बेटा यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। ओके, और सेम सरफेस ले ले तो डिफरेंट बॉडी के लिए लिमिटिंग फ्रिक्शन डिफरेंट होगा। यानी सेम सरफेस ले लिया, यहाँ पे 10 kg रखा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कुछ और आएगा, यहाँ पे 20 kg रखा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन जो भी ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है, जिससे थोड़ा सा भी एक्सटर्नल फोर्स हम बढ़ा दें और बॉडी मूव कर जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब आगे देखते हैं अब क्या होता है। इसके बाद अगर हम एक्सटर्नल फोर्स, थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ा दे बॉडी पे, तो बेटा क्या हो जाएगा? बॉडी मूव कर जाएगा, और बॉडी मूव कर जाएगा तो अब जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। और एक्सपेरिमेंटली या प्रैक्टिकली ये पाया गया है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो कांस्टेंट इन नेचर होता है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है और कांस्टेंट इन नेचर होता है। यानी एक्सटर्नल फोर्स कितना भी बढ़ाओगे, जो काइनेटिक फ्रिक्शन रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा।
तो ये वाला जो ग्राफ है ये एफ स्टैटिक के लिए भाई, यहां से यहां तक का जो ग्राफ है किसके लिए है, एफ स्टैटिक के लिए। और ये वाला जो ग्राफ है ये किसके लिए भाई, एफ काइनेटिक के लिए। समझ में आ गया ये एक्सपेरिमेंट। इसको लैब के अंदर, अगर आपके लैब में क्लास 11th में ये एक्सपेरिमेंट है तो इसको परफॉर्म करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो चीजें हमको सीखने के लिए मिली उसको एक बार रिवाइज कर दे बेटा। जो एक्सपेरिमेंट हमने करा, एक्सपेरिमेंट हमने ये किया कि जैसे जैसे ये वेट बढ़ा रहा है कैपिटल एफ, जिसको हम एक्सटर्नल फोर्स कह सकते हैं इस बॉडी का, जो कि टेंशन ही है, कैपिटल एफ इंक्रीज करेगा। वेट इंक्रीज करेंगे तो कैपिटल एफ इंक्रीज करेगा। कैपिटल एफ धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, लेकिन सर्टेन वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ के लिए हम जानते हैं ये बॉडी मूव नहीं करेगा। और बॉडी मूव नहीं कर रहा है यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, जिसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। मैक्सिमम एक्सटर्नल फोर्स जिस पे ये बॉडी जस्ट मूव कर जाए, उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है उसको हम मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। यानी उससे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं हो सकता, उसके बाद बॉडी मोशन में आ गया, यानी अब जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है बेटा वो क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन। एक्सपेरिमेंटली हमको पता है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम होता है, और ये कांस्टेंट ग्राफ होता है, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है। तो क्या समझा भाई, स्टैटिक फ्रिक्शन वैरी करता है 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक, तो कहीं भी कुछ वैल्यू अक्वायर कर सकता है, ले सकता है। और दूसरा चीज, स्टैटिक फ्रिक्शन बॉडी पे तब लगता है जब बॉडी रेस्ट में हो। बॉडी मोशन में आ गया तो उस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, और वो कांस्टेंट इन नेचर होता है, यानी उसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कांस्टेंट नहीं होता है, वो 0 से लेके मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन तक कहीं भी हो सकता है। तो ये चीजें हमने यहाँ पे सीखा, इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बेटा। ये इतना नहीं कि इतने से काम चल गया, इसको आगे हम फिर स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक फ्रिक्शन है, इसका कॉज क्या है उसको हम समझते हैं। ये तो एक्सपेरिमेंटली हमने देखा, हमने एक्सपेरिमेंटली कुछ चीजें ऑब्जर्व किया बेटा, और वहां से हमने उनको नाम दे दिया। एक को नाम दिया स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरे को नाम दिया जब बॉडी मोशन में है काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक कुछ भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट इन नेचर है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, इसको डिटेल में हम और आगे पढ़ेंगे। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, फिर उसके बाद उन डिफिनेशंस पे आएंगे। सो कॉज ऑफ फ्रिक्शन, ये जो हमने बनाया था इसको आपको नोट करना है, ग्राफ नोट करना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा। अब हम आते हैं कॉज ऑफ फ्रिक्शन पे। कॉज ऑफ फ्रिक्शन बेसिकली होता क्या बेटा कि किसी भी बॉडी को किसी सरफेस पे अगर हम रखते हैं तो इस सरफेस का, इस बॉडी का लोअर सरफेस और ये जो ग्राउंड है इसका सरफेस एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हैं। और जहां कांटेक्ट में होते हैं, ये कांटेक्ट दोनों का सरफेस अगर हम देखें मॉलिक्यूलर लेवल पे यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये ऑब्जर्व करें तो होता क्या है कि बॉडी के मॉलिक्यूल्स, ये हमारा बॉडी है
और ये हमारा सरफेस है, दोनों हमने अलग अलग दिखा दिया। तो जो बॉडी के लोअर सरफेस के मॉलिक्यूल्स है और ये जो सरफेस है ग्राउंड का, इनके जो मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे इसके मॉलिक्यूल्स, कुछ एक मॉलिक्यूल्स दिखा रहे हैं, और यहाँ पे ये ग्राउंड या सरफेस जिसके साथ बॉडी कांटेक्ट में है, उसके मॉलिक्यूल्स। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है, जिसको आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। बेसिकली आप इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जानते होंगे बेटा, लेकिन क्लास 12th में आपको पढ़ाया जाएगा। कुछ 4-5 चैप्टर बाद आप ये चीज पढ़ेंगे जो हम बता रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी पहले आप इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ेंगे, फिर मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे, फिर आगे आपको पढ़ाया जाएगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स ये दोनों मिलके एक ही फोर्स है, जिसको नाम दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। बेसिकली दो चार्ज जब रेस्ट में होते हैं तो उनके बीच जो फोर्स लग रहा होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और जब दो चार्ज मोशन में होते हैं तो उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स तो लगता ही लगता है, मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है। तो इन दोनों को कंबाइंड नाम क्या दिया गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी बॉडी का जो मॉलिक्यूल है और सरफेस का जो मॉलिक्यूल है, इन मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है। अब इस बॉडी पे इन मॉलिक्यूल्स के वजह से जितना भी फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, उस सब का वेक्टर सम ले ले तो उसको हम क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स इसलिए कहते हैं बेटा कि ये जब बॉडी सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ रहा है तब लग रहा है, तो इसलिए इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। कांटेक्ट फोर्स जनरली अभी तक आपने जितना कांटेक्ट फोर्स पढ़ा है, ये बॉडी यहाँ पे पढ़ा हुआ, तो कांटेक्ट फोर्स इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, एन, जिसको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ग्राउंड के जो मॉलिक्यूल्स है इस बॉडी के लोअर सरफेस के मॉलिक्यूल्स को रिपेल कर रहे होंगे ऊपर की ओर, और उसको हम क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे जो कांटेक्ट फोर्स है वो क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन अगर इस बॉडी पे और एक्सटर्नल फोर्स हम लगा दे, जैसे इस डायरेक्शन में फोर्स हम लगा दे, या किसी एंगल पे फोर्स लगा दे, या कई एक फोर्स लगा दे, तो उस केस में क्या होगा? ये जो कांटेक्ट फोर्स है ये इस डायरेक्शन में ना होके किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है बेटा। वो डिपेंड करेगा कि आपने एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया है। तो इन जनरल ये जो बॉडी है इस पे जो कांटेक्ट फोर्स लग रहा है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसको सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई? सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दे, तो बॉडी पे ये कांटेक्ट फोर्स कौन लगा रहा है? ग्राउंड के मॉलिक्यूल्स, या जिस सरफेस पे ये बॉडी रखा है उस सरफेस के मॉलिक्यूल्स इस बॉडी के ऊपर कांटेक्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है। नॉर्मल के साथ सपोज कर लो ये एंगल थीटा बन रहा है। अब इस कांटेक्ट फोर्स को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दो बेटा, एक नॉर्मल के डायरेक्शन में और दूसरा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, यानी जिस सरफेस पे रखा उस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो। तो इसको हम एफ नाम दे रहे हैं। बेसिकली यही कांटेक्ट फोर्स इधर लग रहा होता तो एफ कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट इधर आ जाता। तो ये जो कांटेक्ट फोर्स है इसका नॉर्मल कंपोनेंट को हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, और टेंजेंशियल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। यानी नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स का कॉज क्या है भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स between the molecules of surface
एंड द बॉडी। अब हम कहें कि नॉर्मल रिएक्शन है क्या, तो नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। आप चाहे तो इस डिफिनीशन को लिख सकते हैं, या जो पॉइंट हम बोल रहे बेटा फिर से आप वीडियो में पीछे जाइए 2-4 मिनट बाद पहले, और जो चीजें हम बोल रहे हैं उनको आप नोट कर सकते हैं डिफिनीशन के रूप में। तो कांटेक्ट फोर्स क्या है, फिर से हम बोल देते हैं, इज डिफाइंड एज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सरफेस एंड द बॉडी। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, अच्छा कॉज ऑफ कांटेक्ट फोर्स क्या, इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स between the molecules of lower surface of the body and the top surface of the ground. Normal reaction क्या है, the perpendicular component या component perpendicular to the surface of contact force is defined as normal reaction. Frictional force क्या है, is defined as the tangential component of contact force। इसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। अब हम आते बेटा, ये यहां से हो गया कॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब हम फ्रिक्शन पे आते हैं, फ्रिक्शन है क्या। तो डिफिनीशन अब हम समझते हैं, क्योंकि जितना हमने बता दिया बेटा तो वहां से आपको एक आइडिया तो लग गया होगा कि फ्रिक्शन है क्या। So what is friction और what is frictional force, इसके बाद आप वहां से नोट्स बनाइए। So it is defined as the component of contact force acting on a body along the surface in contact, यानी ये कोई बॉडी है, किसी सरफेस पे रखा है, कांटेक्ट फोर्स ये लग रहा है, तो इस कांटेक्ट का कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर हो गया, ये कांटेक्ट फोर्स है, इसका एक कंपोनेंट ये हो गया और एक कंपोनेंट ये हो गया, इसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। वही वहां पे लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी along the surface in contact। सरफेस इन कांटेक्ट के along जो लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। यानी और कुछ एक केसेस ले, जैसे ये तो हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस दिया, सपोज कर लो इंक्लाइन सरफेस, ऐसे इस पे ये बॉडी रखा है, तो अब इस पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, ये डिपेंड करेगा कि बॉडी के मूव करने की टेंडेंसी क्या है। ऐसे आपसे हम पूछे तो आप यही कहेंगे, क्योंकि स्लिप करने की टेंडेंसी इधर, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहा होगा। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स इधर भी लग सकता है बेटा, अगर हम बॉडी को ऊपर की ओर खींच रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। यानी किस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, अलोंग द सरफेस इन कांटेक्ट, जिस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है बॉडी उस सरफेस के अलोंग लगता है। ऐसे ये हम कर्व्ड सरफेस ले लें, ऐसे ले लिया भाई, और यहां पे एक बॉडी रखा है, यहां पे एक बॉडी रखा, और सपोज कर लो इसके स्लिप करने की टेंडेंसी इधर है, ये हम मान ले सेंटर है, हेमिस्फीयर सपोज कर लेते हैं, और ये सेंटर मान ले, तो ऐसे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये नॉर्मल का डायरेक्शन हो गया, तो टेंजेंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो टेंजेंट के डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, अगर ये डाउनवर्ड स्लिप करने की टेंडेंसी रखता है, तो क्या हो गया भाई, अलोंग द सरफेस इन कांटेक्ट, जिस सरफेस के साथ कांटेक्ट में उसके अलोंग लगेगा। तो अलोंग का मतलब क्या हुआ, टेंजेंट के डायरेक्शन में लगेगा। सो दिस इज फ्रिक्शनल फोर्स। अब फ्रिक्शनल फोर्स दो टाइप का होता है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। जनरली जिस लेवल पे आप पढ़ रहे हैं तो आपके दिमाग में ये होगा कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो क्या जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन,
और जब बॉडी मोशन में है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। लेकिन ये लूज लैंग्वेज है बेटा, ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है। कैसे होता है, क्यों लूज स्टेटमेंट है, ये जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तब बताएंगे। हाँ, एग्जैक्ट डेफिनेशन हम आपको समझा रहे हैं। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन को F सबस्क्रिप्ट S से रिप्रेजेंट करते हैं। ये S इसका ले लिया, सबस्क्रिप्ट S, स्टैटिक फ्रिक्शन। It is defined as the frictional force which acts on a body when body is at rest with respect to surface in contact। यानी बॉडी जिस सरफेस के साथ कांटेक्ट में है बेटा, उसके रेस्पेक्ट में अगर रेस्ट में है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे एक एग्जांपल ले, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सरफेस लिया और यहाँ पे एक बॉडी रखा है और इस पे कुछ एक फोर्स लग रहा है। कई फोर्स लग सकते हैं, ये फोर्स ऐसे भी लग रहा है, ये फोर्सेज लग रहा है F1 F2। अब क्वेश्चन में दिया हुआ कि बॉडी रेस्ट में है, तो बॉडी अगर रेस्ट में है तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अभी आपको बस यही समझना, बाकी वो स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, कितना लगेगा, वो सब हम आगे समझाएंगे। क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा अगर ये रेस्ट में है। ऐसे इंक्लाइंड सरफेस ले ले, यहां पे एक बॉडी रखा है और ये दिया है कि रेस्ट में है, तो इस केस में इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन ये हो गया। विद रेस्पेक्ट टू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बेटा, विद रेस्पेक्ट टू सरफेस इन कांटेक्ट, ये हमने क्यों कहा। अब एक एग्जांपल देते हैं जहां बॉडी मोशन में होगा लेकिन फिर भी स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। एग्जांपल लेते हैं, ये एक बॉडी है और उस पे ये एक बॉडी रखा है। ये दो बॉडी बेटा, बॉडी A और बॉडी B, और ये बॉडी मूव कर रहा है। ये बॉडी क्या कर रहा है भाई, मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। अब B और A के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, स्टैटिक या काइनेटिक, ये हमको समझना है। गिवन ये बॉडी A देखो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। अब अगर दिया है कि B is at rest with respect to A, इस केस में जो B पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा हो बेटा वो स्टैटिक फ्रिक्शन ही होगा। जबकि A मूव कर रहा है तो B भी मूव कर रहा होगा, तो B मोशन में है लेकिन कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर B इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू A। यानी सिचुएशन हम ऐसे दे देते हैं कि A इज मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड और B का भी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, सेम डायरेक्शन में। तो ये वेलोसिटी का मतलब होता है बेटा एक्चुअल वेलोसिटी, यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में A 5 मीटर पर सेकेंड से चला और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में B भी 5 मीटर पर सेकेंड से चला, तो B A के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। यानी B पे कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर लग रहा होगा या तो जीरो होगा, या तो जीरो होगा, और या तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। इस केस में जीरो होगा। क्यों जीरो होगा वो आगे हम डिस्कस करेंगे बेटा, अभी ये चीजें तुम लोग को नहीं समझ में आएगी। जब लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन समझोगे तब समझ में आएगा। हाँ, अगर ये एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है और ये भी एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल रहा है, तो उस केस में इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, वो नॉन जीरो होगा, क्योंकि बी ए के रेस्पेक्ट में
रेस्ट में इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और वो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा वो आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी आपके लिए ये बहुत कठिन चीज है। तो हमारा समझाने का मतलब क्या था बेटा कि स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा, जब कोई बॉडी किसी सरफेस के साथ जिसके साथ कांटेक्ट में उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में, भले ही ग्राउंड के रेस्पेक्ट में या किसी और बॉडी के रेस्पेक्ट में मोशन में हो, लेकिन उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में होना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि उसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। अब आते हैं भाई हम काइनेटिक फ्रिक्शन पे। अभी हम लोग बेटा केवल डिफिनीशन समझ रहे हैं, और जब नेक्स्ट क्लास करोगे तो इस डिफिनीशंस को, इस थियरी को कम से कम 2 बार रिवाइज करना, क्योंकि ये नया टॉपिक है बेटा और बहुत ही टफ टॉपिक है। कंफ्यूज होगे अगर अच्छे से रिवाइज करके नहीं आओगे। अब आते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन, जो दूसरा टाइप है। काइनेटिक फ्रिक्शन को हम F सबस्क्रिप्ट K से रिप्रेजेंट करते हैं, और डिफाइन कैसे करते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द फ्रिक्शन acting on a body when body slides with respect to surface in contact। यानी जिस सरफेस के साथ कांटेक्ट में उस सरफेस के रिस्पेक्ट में स्लाइड करना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, ये ध्यान रखना। उस बॉडी के रिस्पेक्ट में स्लाइड करना चाहिए। मूव वर्ड गलत हो जाएगा, स्लाइड करना चाहिए। उस बॉडी के रिस्पेक्ट में क्या है? स्लाइड करना चाहिए। जैसे हम ऐसे चल रहे हैं तो हम मूव कर रहे हैं, स्लाइड नहीं कर रहे बेटा, तो ये चीज ध्यान रखना। तो एग्जांपल हम लेते हैं इसका। ये सरफेस है, ग्राउंड है, और ये बॉडी है, इसके 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। तो बेसिकली ये स्लाइड कर रहा होगा। इस सरफेस के ऊपर क्या कर रहा है? ये स्लाइड कर रहा है। तो इस सरफेस के साथ हम ये भी कह सकते हैं ये मूव कर रहा है या स्लाइड कर रहा है। तो इस केस में जो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बेटा वो क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। सो इट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन। दूसरा एग्जांपल ले, ये यहां पे है, एक बॉडी ये है, 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, और इसी के ऊपर दूसरा बॉडी है बेटा, इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। तो अब जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा भाई, इस बॉडी और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये बॉडी क्या है? रेस्ट मोशन में है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस बॉडी पे नीचे की ओर लगेगा, ये यहां पे इस डायरेक्शन में लगेगा। अच्छा, ये बॉडी इसके साथ कांटेक्ट में है, और देखें तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है। इन दोनों के बीच में क्या बेटा? रिलेटिव मोशन है। तो इस बॉडी पे यहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा। उसका डायरेक्शन क्या होगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी बड़ा कठिन होगा बेटा वो चीजें समझाना, धीरे धीरे आपको चीजें समझना। अभी बस ये समझना है कि काइनेटिक फ्रिक्शन है या स्टैटिक फ्रिक्शन है। ये बॉडी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है, तो इसके लोअर सरफेस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और ये बॉडी, इसको बी हम कह दे और इसको ए कह दे, तो ए के टॉप सरफेस पे भी फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि जो ए है बी के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। और बी के बॉटम सरफेस पे भी फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि बी ए के रेस्पेक्ट में मूव कर रहा है। और ये तीनों फ्रिक्शनल फोर्स जो हमने डिस्कस किया वो क्या होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। यानी बॉडी किसी सरफेस के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है तो उस पे स्टैटिक फ्रिक्शन, और बॉडी किसी सरफेस के रेस्पेक्ट में स्लाइड कर रहा है तो उस पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। ये चीजें ध्यान रखिए। अब लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इसी को इस क्लास में हम पूरा डिस्कस करेंगे बेटा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन डिस्कस करेंगे और थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। सो लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? हमने स्टैटिक फ्रिक्शन समझ लिया क्या होता है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन हमने समझ लिया क्या होता है। अब लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या हो बेटा?
स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा और स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये हमको यहाँ पे समझना है। इन्हीं चीजों को हम कहते हैं लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो फर्स्ट पॉइंट, लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये 11th में आपको आता है लिखने के लिए, इसलिए हमने पूरा लिखाया हुआ है। 11th में ये 3 मार्क्स में पूछा जाता था। लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, पहला, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है बेटा वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब ये कोई सरफेस ग्राउंड है और इस पे आपको एक ब्रिक हम ले लें, ये ऐसे एक कोई भी बॉडी ले लें या इसको हम ब्रिक कह दे बेटा, ये हम ले लें, तो इस ब्रिक को इसके ऊपर रखा गया है। अब इसको हम खींचना चाहते हैं और खींच नहीं पा रहे, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा बेटा वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा कि इसका कौन सा सरफेस कांटेक्ट में है, इसका कौन सा सरफेस कांटेक्ट में है उस पे डिपेंड नहीं करेगा। यानी अगर हम ये सरफेस ग्राउंड पे रख रहे हैं या ये वाला सरफेस ग्राउंड पे रख रहे हैं या ये वाला सरफेस ग्राउंड पे रख रहे हैं, इससे स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई लेना देना नहीं होता है, ये चीज कर रहा है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है बेटा, और जस्ट इसको कह सकते हैं कि स्टेटमेंट पूछा जा सकता है, डिपेंड करता है या नहीं डिपेंड करता, इसलिए इसको याद रखना है। अदरवाइज ये न तो मैग्नीट्यूड दे रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन का, न तो डायरेक्शन दे रहा है। दूसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्शन दे रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन का। इट ऑलवेज अपोजेज द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा बेटा वो ऐसे डायरेक्शन में एक्ट करेगा कि जो दो बॉडी कांटेक्ट में उनके बीच जो टेंडेंसी है रिलेटिव मोशन, चूंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है तो रिलेटिव मोशन तो होगा नहीं, लेकिन रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी होगा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऐसा होगा कि वो टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। समझाते हैं इस चीज को। जैसे सपोज करो ये 100 kg का एक बॉडी है, अब कॉमन सेंस से तुम भी जानते बेटा इस पे हम 10 न्यूटन फोर्स लगा दे तो ये मूव नहीं करेगा। अब ये मत कहो कि भाई ये सरफेस परफेक्टली स्मूथ है, तब तो मूव कर जाएगा, लेकिन डे टू डे लाइफ में जो सरफेस हम डील करते हैं तो उस पे 100 kg का ब्लॉक रखा, 10 न्यूटन फोर्स। 10 न्यूटन फोर्स जानते हो क्या होता है बेटा? 1 kg वेट, 1 kg का जो वेट होता है, 1 kg आलू खरीदते हो, 1 kg प्याज खरीदते हो, उसको हाथ में उठा के देख लो, वो जितना फोर्स है उसी को हम 10 न्यूटन कहेंगे, क्योंकि 1 kg का वेट क्या होगा, mg, m हो गया 1 और g हो गया 10, अप्रोक्सीमेटली 10 न्यूटन। तो ये फोर्स लगाने से ये मूव नहीं करेगा, लेकिन टेंडेंसी है। अगर हम ये पूछे कि इसके मोशन की टेंडेंसी किधर होगी, तो इधर होगी। इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसके मोशन की टेंडेंसी किधर है, इस डायरेक्शन में, तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। ये फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन होगा बेटा, वही ये कर रहा है, इट ऑलवेज अपोजेस द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। जिधर रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। दूसरा केस हम ले लेते, जैसे कोई इंक्लाइंड सरफेस है और इस पे हम बॉडी रखें और ये रेस्ट में, प्रैक्टिकली ऐसा देख सकते हो भाई, अगर ये इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा नहीं, ये एंगल बहुत कम है, तो उस केस में ये स्लाइड नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा, रेस्ट में होगा। लेकिन रेस्ट में होगा, लेकिन क्या इसके अंदर टेंडेंसी नहीं है मोशन की? मोशन की टेंडेंसी है। अगर हम ये पूछे बेटा कि इसके अंदर मोशन की टेंडेंसी किधर है, तो अगर इस सरफेस को स्मूथ करते जाए तो एक टाइम आगे जबकि ये इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, यानी इसके मोशन की टेंडेंसी किधर, इधर है, तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, एफ स्टैटिक इस डायरेक्शन में लगेगा। वही ये सेकेंड पॉइंट समझा रहा है। एक केस हम और डिस्कस करते हैं,
केस ये है कि एक ट्रक है और ये ग्राउंड पे एक्सेलरेट हो रहे इस डायरेक्शन में, और इस पे एक ब्लॉक रखा है। ये जो ब्लॉक है बेटा, ये ट्रक के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। यार ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट में नहीं बेटा, ट्रक के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। ये दिया हुआ ट्रक के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। अब ये पूछा जाए कि इस पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा होगा, इस पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा होगा। 90% बच्चे बेटा गलत आंसर देंगे, 90% गलत आंसर देंगे। अब सही आंसर निकाला कैसे जाए, तो किस सरफेस के साथ कांटेक्ट में, ट्रक के सरफेस के साथ कांटेक्ट में। ये बॉडी हमने अलग बना दी ऐसे, ठीक है भाई। अब ट्रक के ऊपर हम बैठ जाए, यहां पे खड़े हो गए। अब हम देखें, आपसे पूछे कि इसके स्लाइड करने की टेंडेंसी किधर है। यानी अगर बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन देंगे, बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन देंगे और आप ट्रक पे बैठे हुए हैं, तो ये किधर स्लाइड करेगा भाई, बैकवर्ड इधर स्लाइड करेगा। इसके स्लाइड करने की टेंडेंसी दिया हुआ रेस्ट में, लेकिन स्लाइड करने की टेंडेंसी किधर होगी, इधर होगी। क्यों इधर होगी, क्योंकि आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठे हैं, तो इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स लगेगा बेटा MA, तो स्लाइड करने की टेंडेंसी इधर होगी। यानी इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, F स्टैटिक। इस बॉडी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगेगा बेटा, और ट्रक के ऊपर पूछा जाए फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ इस पे इधर लगेगा। 90% बच्चे इसका गलत आंसर बताते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना। एक और चीज डिस्कस करते हैं, एक और केस डिस्कस करते हैं, और इसको नोट कर लेना बेटा, ये जो चीजें बता रहे हैं। हम ले रहे हैं 2 बॉडी कांटेक्ट में, बल्कि 3 बॉडी कांटेक्ट में लेंगे, और इसको हम डिस्कस करेंगे। बॉडी A, बॉडी B, और फिर ये ऐसे एक ये ट्रक है, इस ट्रक के अंदर ये 2 बॉडी रखा हुआ, और ट्रक इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा, किसी सर्टेन एक्सेलरेशन A से मूव कर रहा। दिया यह है कि A और B ट्रक के रेस्पेक्ट में रेस्ट में, बेटा ध्यान से सुनना जो हम करें, क्या गिवन है, A और B ट्रक के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। हमको ये बताना कि A और B पे स्टैटिक फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो A को हम ड्रॉ कर ले, ये हमने A को ड्रॉ कर लिया बेटा, और ये हमने B को ड्रॉ कर लिया, ये B है हमारा, और ये ट्रक का सरफेस है। हम इस पे खड़े हो गए, ट्रक के सरफेस पे खड़े हो गए, तो ट्रक के सरफेस पे खड़े हो गए। अब ट्रक के सरफेस में हम देखें तो इसके स्लाइड करने की टेंडेंसी किधर होगी, इधर होगी। इसके स्लाइड करने की टेंडेंसी किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी। तो ये जो लोअर सरफेस है इस डायरेक्शन में स्लाइड करना, यानी इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन इधर लगेगा बेटा, FS, इस डायरेक्शन में लगेगा। अच्छा, अब A पे स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लगेगा, हमको ये देखना है। तो अगर हम A पे खड़े हो जाए, यहां B पे खड़े हो जाए, हमको इसके सरफेस, देखो ये और ये कांटेक्ट में, तो इसके ऊपर किधर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, हमको इसके ऊपर खड़ा होना होगा। इसके ऊपर हम खड़े हो जाए बेटा, तो इसके स्लाइड करने की टेंडेंसी किधर होगी, इधर होगी। यानी इस पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, FS। न्यूटन्स थर्ड लॉ से B के टॉप सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा, पीछे की ओर लगेगा। तो B के 2 सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बेटा,
एक बॉटम सरफेस पे, एक टॉप सरफेस पे, क्योंकि दोनों सरफेस किसी दूसरे सरफेस के साथ कांटेक्ट में है। बॉटम, अच्छा ये सारे फ्रिक्शनल फोर्स अलग अलग होंगे बेटा, ऐसा नहीं कि मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो इसको एफ डैश एस कर दे, इसको एफ डबल डैश एस कर दे, तो ये भी न्यूटन थर्ड लॉ से एफ डबल डैश एस होगा। मेन डायरेक्शन की हम बात करें बेटा, फ्रिक्शन का डायरेक्शन बहुत कठिन होता है। एक और फ्रिक्शन होता है बेटा रोलिंग फ्रिक्शन। वो रोलिंग फ्रिक्शन आप कुछ एक बुक में पढ़ेंगे, वो दिया होता है रोलिंग फ्रिक्शन। आईआईटी में और 11th और आईआईटी के स्टैंडर्ड तक रोलिंग फ्रिक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती है, उसको आप भूल जाइए। रोलिंग फ्रिक्शन भी एक टाइप का स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, जो कि हम रोटेशनल मोशन में पढ़ाएंगे, जहां पे बॉडी रोल कर रहा होता है। जैसे गेंद हम जमीन पे लुढ़का देते ना बेटा, वो रोल कर रहा होता है, तो वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है वो हम वहां पे डिस्कस करेंगे। आप कहीं पे ये पढ़ते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, उसको भूल जाइए, होता है, लेकिन आपके 11th लेवल और आईआईटी लेवल, मेडिकल लेवल तक रोलिंग फ्रिक्शन नाम की कोई चीज नहीं है। रोलिंग फ्रिक्शन कहीं भी लिखा हुआ है तो वो एक टाइप का स्टैटिक या काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। उसको हम कहां पे डिस्कस करेंगे भाई? रोटेशनल मोशन में डिस्कस करेंगे। अभी तो आपको बस यही मानना कि बॉडी या तो रेस्ट में या तो स्लाइड कर रहा, और वही चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पे हमने क्या कहा था कि ए और बी दोनों ट्रक के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, यानी ए और बी दोनों पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। उसका डायरेक्शन क्या होगा वो हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। मैग्नीट्यूड तो अगर बड़ा कठिन चीज है, वो आगे डिस्कस करेंगे, अभी बस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? बी के लोअर सरफेस पे हमको स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखना है, तो ये लोअर सरफेस ट्रक के सरफेस के साथ कांटेक्ट में, ट्रक पे हम बैठ गए, और ट्रक पे बैठ के हम देखें और ट्रक का एक्सेलरेशन बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए, तो बी किधर स्लाइड करेगा भाई? आगे की ओर, पीछे की ओर स्लाइड करेगा। ये दिखाया मोशन की टेंडेंसी इधर होगी, तो इस टेंडेंसी को, जो मोशन की टेंडेंसी उसको अपोज करेगा, यानी फ्रिक्शनल फोर्स आगे लगेगा। अब ए पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा? तो हम बी पे खड़े हो गए, और बी पे हम खड़े हो गए, फिर वही एक्सपेरिमेंट करें तो ए किधर स्लाइड करेगा? पीछे की ओर, बी के रिस्पेक्ट में। भाई इसके सरफेस को हम स्मूथ करते जाए, तो क्या होगा? ये पीछे की ओर स्लाइड कर जाएगा। क्यों पीछे की ओर स्लाइड करेगा? क्योंकि इसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स पीछे लग रहा होगा, तो पीछे की ओर स्लाइड करने की टेंडेंसी, उस टेंडेंसी को अपोज करेगा फ्रिक्शनल फोर्स, यानी आगे की ओर लगेगा। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ से हम कह सकते हैं कि बी के टॉप सरफेस पे पीछे की ओर लगेगा। तो ये हो गया बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। और थर्ड पॉइंट क्या कहता है? इट इज सेल्फ, SELF, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है बेटा, वो सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है। मतलब क्या हुआ कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसके लिए ये हम कह सकते हैं कि ये कांस्टेंट नहीं होता, ये वेरी करता है, अपने आप को एडजस्ट करता है। कहां से कहां तक? 0 से लेके एफ लिमिटिंग तक। अब ये एफ लिमिटिंग क्या है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है बेटा? सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है, यानी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करता है, वेरी कराता है, सो दैट बॉडी डज नॉट मूव। क्योंकि ये बॉडी के मोशन को, बॉडी के टेंडेंसी ऑफ मोशन को क्या करता है? अपोज करता है। तो मोशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो ये बढ़ जाएगा, मोशन की टेंडेंसी कम होगी तो घट जाएगा, मोशन की टेंडेंसी 0 होगी तो ये 0 हो जाएगा। तो यहां से दो चीज सीखने के लिए मिलता है, एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल है, और दूसरा स्टैटिक फ्रिक्शन 0 हो सकता है अगर मोशन की टेंडेंसी 0 है, और तीसरा स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू का एक लिमिट है बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, उसके बाद बॉडी मोशन में आ जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम एफ सबस्क्रिप्ट लिम से रिप्रेजेंट करते हैं, एफ लिमिटिंग।
यानी स्टैटिक फ्रिक्शन इसी के बीच में वैरी करेगा, जो कि आप ग्राफ से भी देख सकते हैं। जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था तो स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से एफ लिमिटिंग तक था, तो सिचुएशन था। इसको अगर हम समझाएं तो ये कुछ इस तरीके का, ये सपोज कर लो एक ब्लॉक है और इस पे हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ लगा रहे हैं और यहां फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर दे, और हम ये मान के चले कि ये फोर्स लगा रहे हैं तो ये बॉडी रेस्ट में है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, तो यानी ये एफ स्टैटिक होगा। अब सर्टेन वैल्यूज हम देते बेटा कैपिटल एफ को और स्मॉल एफ को। तो अगर ये कैपिटल एफ 0 है तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? 0 होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? 0 होगा। इसको हमने 1 न्यूटन कर दिया, ये 1 न्यूटन हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो गया, बॉडी रेस्ट में होगा। इसको हमने 2 न्यूटन कर दिया, ये 2 न्यूटन हो जाएगा। इसको हमने 3 न्यूटन कर दिया, इसको 3 न्यूटन ये हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको आप कुछ भी करते जाएंगे तो ये उतना हो जाएगा। इसको हमने 1000 न्यूटन कर दिया तो ऐसा जरूरी थोड़ी है यार कि ये 1000 न्यूटन हो जाएगा। सपोज कर लो ये 5 केजी का बॉडी है, 5 केजी की बॉडी पे 1000 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाओगे तो बेटा मूव कर जाएगा। तो ये 1000 न्यूटन नहीं होगा, इसके बढ़ने की एक लिमिट है, यानी मैक्सिमम वैल्यू, उसी को हम क्या कहते हैं? एफ लिमिटिंग। वो होता क्या, वो हम डिस्कस करते बेटा चौथे रूल में। तो उस चौथे रूल को डिस्कस करने के पहले अगर हम ये कहें बेटा कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन को हम देखते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहे वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स घटा रहे हैं वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो रहा है? घट रहा है। यानी ये रामायण का एक कैरेक्टर है बाली, आप जानते होंगे बाली को, जिसका राम ने वध किया था, वही कैरेक्टर इसका है। ये बाली है भाई, रामायण का ये बाली है। जो कैपिटल एफ है उसको हम दुश्मन मान ले, ये जो कैपिटल एफ है इसको हम दुश्मन मान ले, तो ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है इस स्टैटिक फ्रिक्शन का इसको हम दुश्मन मान ले। तो बाली के अंदर क्या कैरेक्टर था बेटा? उसके अंदर गुण क्या था कि सामने जो दुश्मन आता था उसका आधा बल बाली के अंदर चला आता था, यानी वो हमेशा अपने दुश्मन से ताकतवर होता था, क्योंकि बाली के अंदर कुछ तो ताकत रहा होगा, कुछ पावर रहा होगा, और आधा पावर दुश्मन का आ गया तो उसका पावर क्या हो गया? हमेशा दुश्मन से ज्यादा हो गया, उसका कोई लिमिट नहीं था। यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन है बेटा वो अपने दुश्मन के बराबर हो जाता है, ऐसा नहीं कि उसका आधा हो जाता है, वो अपने दुश्मन के बराबर हो जाता है, हमेशा इसके बराबर होगा। ये पहला डिफरेंस, वहां आधा हो रहा था, ये बराबर हो रहा है। लेकिन दूसरा एक डिफरेंस क्या है? बाली के अंदर कोई लिमिट नहीं था, दुश्मन का कितना भी ज्यादा पावर बाली उसका आधा पावर ले लेता था। इसका ये नहीं है बेटा, ये कितना भी ज्यादा हो तो ये इसके बराबर नहीं होगा, इसके बढ़ने की एक लिमिट है। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो इसके बराबर तो होगा, लेकिन इसका एक लिमिट है, एफ लिमिटिंग या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। यानी अगर ये इससे ज्यादा हो गया तो ये उसके बराबर ही होगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। और चूंकि ये इससे ज्यादा हो गया और ये केवल यहीं तक बढ़ सकता है तो बॉडी मोशन में आ जाएगा, और बॉडी मोशन में आ जाएगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। बात समझ रहे भाई? हमने क्या कहा कि ये तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ये हम कितना भी लगा सकते हैं। अब ये एफ लिमिटिंग से हमने ज्यादा लगा दिया, एफ लिमिटिंग से ज्यादा लगा दिया, तो ये तो एफ लिमिटिंग से ज्यादा नहीं होगा ना बेटा, ये तो उसके बराबर होगा। मैक्सिमम क्या हो सकता है? एफ लिमिटिंग के बराबर हो सकता है। तो अब नेट फोर्स हम देखें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो क्या हो गया? ये इससे ज्यादा हो गया और ये ज्यादा हो गया तो मूव कर जाएगा, और मूव कर जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा तो जब काइनेटिक फ्रिक्शन का लॉस पढ़ाएंगे तो वहां डिस्कस करेंगे क्या होगा। यहां तो हम केवल स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। तो अब देखें
ये एफ लिमिटिंग है क्या? ये कह रहा कि एफ लिमिटिंग से कम होगा, तो एफ लिमिटिंग है क्या, इसको हम देखें। तो एफ लिमिटिंग, जिसको हम मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं बेटा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं। और इसीलिए इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसीलिए मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को हम एफ सबस्क्रिप्ट एल आई एम, एफ लिम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चौथा रूल क्या करा? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन है बेटा किसी भी बॉडी का, वो उसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होता है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी ये बॉडी हम ले लें, इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा इसको हम एन नाम दे दें। तो जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा वो क्या होगा भाई? एफ लिमिटिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होगा। अब ये मत अपने आप सोच लेना बेटा कि n इज इक्वल टू एम जी होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा अभी तक आपने केसेस पढ़े हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि एफ लिम जो n है वो एम जी के बराबर होता है। अगर हमने न्यूटन सेकेंड लॉ पे जो क्वेश्चंस कराए इंक्लाइंड प्लेन पे देख कराए हैं, वहां पे आप देखना n जो होता है वो एम जी कॉस थीटा के बराबर होता है। तो जो n है एम जी के बराबर हो सकता, उससे ज्यादा हो सकता, उससे कम हो सकता है, n जीरो भी हो सकता, n निगेटिव नहीं हो सकता। तो ये आप भूल जाइए कि n mg के बराबर होता है। जनरली आप जितने क्वेश्चंस करते हैं तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे mg के बराबर होता है, इंक्लाइंड सरफेस पे mg cos थीटा के बराबर होता है, जहां पे थीटा एंगल है इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ। ये जनरली ऐसा होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। n कुछ भी हो सकता बेटा, n जीरो हो सकता है, निगेटिव नहीं हो सकता, n mg के बराबर हो सकता है, n mg से कम हो सकता है, n mg से ज्यादा हो सकता है। तो आगे क्वेश्चन हम करेंगे, वहां पे आपको दिखाएंगे कैसे ऐसा होता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो n के नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वही यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अब एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमने दे दिया म्यू सबस्क्रिप्ट s। सबस्क्रिप्ट s क्यों लगाया बेटा? क्योंकि आगे काइनेटिक फ्रिक्शन पे म्यू सबस्क्रिप्ट k आएगा, इसलिए सबस्क्रिप्ट s लगा। तो म्यू ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, म्यू सबस्क्रिप्ट s, वेयर म्यू सबस्क्रिप्ट s इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डिपेंड किससे करता है, इसका वैल्यू क्या होगा? तो म्यू एस इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका नाम इंपॉर्टेंट बेटा ये ध्यान रख लेना, म्यू एस जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है उसको क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड टेम्परेचर ऑफ सरफेस एंड एनी फॉरेन मटेरियल। तीन चीजों पे डिपेंड करता है ये म्यू एस। यानी ये म्यू एस जो है बेटा वो सरफेस की प्रॉपर्टी है। जिस सरफेस पे बॉडी को रखा है आपने, उस सरफेस के मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जैसे हम एग्जांपल ले तो जो स्मूथ सरफेस है उसका म्यू एस कम होगा, परफेक्टली स्मूथ सरफेस का म्यू एस जीरो होगा, रफ सरफेस का म्यू एस ज्यादा होगा। जैसे जैसे रफनेस बढ़ेगा म्यू एस इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्लास शीट ले लें बेटा या टाइल्स ले लें तो टाइल्स के म्यू का वैल्यू कम होगा। वुडन फ्लोर ले लें तो म्यू का वैल्यू ज्यादा होगा। हम रोड ले लें, जहां पे रोड पे व्हीकल्स मूव करते, कंक्रीट रोड या आपका कंक्रीट का रोड होता है, दूसरा आपका जो इसके टारकोल रोड होता है,
तो इसके जो रोड होते हैं उनके म्यू का वैल्यू और ज्यादा होगा। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर इंक्रीज के साथ जनरली म्यू का वैल्यू डिक्रीज कर जाता है। फॉरेन मटेरियल पे डिपेंड करता है बेटा। रोड पे आपने देखा होगा जब रोड एकदम ड्राई है और उस पे धूल डर्ट नहीं है तो म्यू का वैल्यू ज्यादा होता है, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा डेवलप होगा। और उसी पे धूल वगैरह पड़ गया तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। पानी पड़ गया म्यू का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। ऑयल पड़ गया म्यू का वैल्यू और डिक्रीज कर जाएगा। ग्रीस पड़ गया, घी पड़ गया, म्यू का वैल्यू और ज्यादा डिक्रीज करेगा। यानी फॉरेन मटेरियल, उसी को हम फॉरेन मटेरियल करें, सरफेस पे कोई दूसरा मटेरियल आ गया तो म्यू का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, म्यू एस इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। ये यहीं से आप दे सकते हैं। म्यू एस क्या है बेटा, अगर यहां से देखें तो म्यू एस क्या हो गया, एफ लिमिटिंग अपॉन एन। अब एन नॉर्मल रिएक्शन यूनिट न्यूटन, एफ लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स, उसका भी यूनिट क्या होगा, न्यूटन। न्यूटन न्यूटन कट गया, लिमिट न्यूटन यूनिटलेस हो गया। दोनों फोर्स है तो दोनों का डायमेंशन सेम होगा, इसलिए डायमेंशनलेस हो गया। तो ये 4 लॉज है बेटा, इनको हमने करा दिया। अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज इसमें है कि स्टैटिक फ्रिक्शन निकालेंगे कैसे, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का कहीं कोई फार्मूला नहीं है। ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का फार्मूला है, ये ध्यान रखना बेटा। यहां तो केवल ये बता रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, 0 से एफ लिमिटिंग तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन कितना हो सकता है, कितना होगा, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। और उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम किसी अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए। टेक good care of yourself and concentrate on your studies. Sayonara, Godspeed and bon voyage.